नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। अपना एमपी में विस्तार पूर्वक खबर दिखाएंगे आपको और उसके पीछे की कहानी बताएंगे। और इसके लिए हमारा सहयोग करने के लिए हमारे सहयोगी सुमित इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, आपके पास भी आऊंगा कुछ खबरों पर डिटेल्स के लिए। इससे पहले इस बीच आ रही एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। लाडली लक्ष्मी बहना महासम्मेलन में आंधी तूफान ने बाधा डाल दी। दरअसल आपको बता दें, गैरिसन ग्राउंड में एक कार्यक्रम आयोजित होना था और बहनों से संवाद करने वाले थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और अचानक मौसम बदल गया। आसमान में बादल छा गए, मौसम ने करवट ली। आंधी और तूफान ने डोम के पास बने पंडालों को तबाह कर दिया और मौसम बदलते ही सभी लोगों को सुरक्षित घर भेजने के निर्देश दिए गए और उन्हें सुरक्षित वहां से रवाना भी किया गया। कुछ तस्वीरें भी सामने आई। हमारे सहयोगी पवन पटेल ने ये तस्वीरें भेजी हैं और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल यही कार्यक्रम होना था। पवन पटेल भी हमारे साथ जुड़ गए। पवन, काफी तेज हवा चली, वहां पर कार्यक्रम हो नहीं पाया इसी वजह से। पवन, आवाज मिल पा रही है आपको? और लगता है अभी संपर्क किसी वजह से नहीं हो पा रहा है पवन पटेल से। एक बार फिर प्रयास करेंगे उनसे बात करने का, लेकिन इस बीच आपको बता दें, जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लाडली लक्ष्मी बहना महासम्मेलन कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को यहां जाना था और लाडली बहनों से संवाद करना था, बात करते। लेकिन उससे पहले मौसम बदला और मौसम कुछ इस कदर बदला कि वहां पर लगाए गए पंडाल टिक नहीं पाए और तेज हवा के आगे धराशायी होते गए और ऐसे में इस कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। और जो लोग वहां पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे, उन्हें वक्त रहते वहां से रवाना किया गया ताकि सभी लोग सुरक्षित और समय से अपने अपने गंतव्य, अपने अपने घरों की ओर रवाना हो जाएं, पहुंच जाएं सुरक्षित तरीके से। और ऐसे में जबलपुर में होने वाला ये कार्यक्रम रद्द हो गया। हालांकि क्या पूर्वानुमान इस मौसम को लेकर जारी नहीं किया गया था, क्योंकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है जो कि पहले से ही तय होते हैं। ऐसे में इस बारे में क्या पहले कोई जानकारी दी गई थी, ये भी जानना एक अहम बिंदु रहेगा। साथ ही इस विषय को लेकर जो तस्वीरें सामने आई, इस पूरे मामले पर जो अपडेट्स हैं वो ये कि कार्यक्रम नहीं हो पाया। तस्वीरें काफी कुछ तस्दीक कर रही हैं। पवन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। पवन, क्या कार्यक्रम के पीछे जो रद्द करने के पीछे वजह है, क्या सिर्फ ये आंधी तूफान ही वजह था? क्या पूर्वानुमान मौसम विभाग ने इसके बारे में नहीं दिया था? जी बिल्कुल, ये जो है एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हो रहे थे। मौसम द्वारा पूर्वानुमान दिया गया था, लेकिन गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी की आशंका थी, जिसके तहत डोम भी काफी सुरक्षित बनाए गए थे और बारिश से बचने के लिहाज से बचाए गए थे कि बारिश अगर होती है। लेकिन आंधी तूफान की ऐसी संभावना नहीं जताई गई थी जिस हिसाब से आंधी और तूफान आया, जिसके कारण कई पंडाल उखड़ गए। तो जो बड़ा डोम बनाया गया था जिसमें महिलाओं के बैठना थी और मंच बनाया गया था, वह भी हवा में लहराने लगा, जिसके कारण दुर्घटना की आशंका के चलते सभी को वहां से बाहर निकाला गया और महिलाओं को जिस तरह जिन साधनों से लाया गया था, उन्हीं साधनों के साथ में उन्हें वापस भेजने की तत्काल व्यवस्था भी की गई। क्योंकि आधा घंटा बचा था कार्यक्रम शुरू होने में और मुख्यमंत्री के आगमन में आधा घंटा बचा था, उससे पहले ही ये मौसम अचानक इतना बदल गया कि सारा कार्यक्रम जो है निरस्त करना पड़ा। फिलहाल 1 लाख महिलाओं के इस कार्यक्रम में पहुंचने की उम्मीद थी, जिसके लिए 700 बसें भी लगाई गई थी, जिससे महिलाओं को यहाँ तक लाया गया था। पूरे संभाग से लाडली बहनों को यहाँ लाया गया था, लेकिन कार्यक्रम चूंकि निरस्त हो गया है और सभी को अब वापस भेज दिया गया है। और पवन, एक बात ये भी राहत भरी कही जा सकती है कि ये कार्यक्रम के दौरान नहीं हुआ, चूंकि कार्यक्रम से आधा घंटा पहले ही ये सब कुछ हुआ, जिसकी वजह से इसे पोस्टपोन किया गया। यदि लोग यहां पहुंच चुके होते, सीएम के पहुंचने के बाद ये स्थिति बनती, तो परेशानी ज्यादा होती। बहुत शुक्रिया पवन आपका इस पूरे मामले पर डिटेल्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और लाडली लक्ष्मी बहना योजना के कार्यक्रम को यहां पर मुख्यमंत्री खुद संबोधित करते, लाडली बहनों से संवाद करते, लेकिन मौसम को, प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था और ऐसे में तेज हवाएं, गरज हुई और बिजली चमकी। इसके बाद मौसम काफी हद तक बदल गया। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के सीन को रिक्रिएट एसआईटी ने किया और एसआईटी ने क्राइम सीन पर जाकर रिक्रिएशन किया। लखनऊ की फॉरेंसिक टीम भी वहां मौजूद रही। हमलावरों को पकड़ने का सीन भी रिक्रिएट किया गया। घटनास्थल पर मेजरमेंट्स लिए गए। इस पूरे मामले में
डिटेल तक जाने के लिए, उसके तह तक जाने के लिए यहाँ पर ये पूरा रिक्रिएशन किया गया। आपको बता दें कि अतीक अहमद और अशरफ की जो हत्या की गई थी उसका रिक्रिएशन यहाँ पर किया गया और इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो असल वारदात थी उस दौरान की तस्वीर और उसके बाद जब एसआईटी द्वारा रिक्रिएट किया गया उस दृश्य को, इस पूरे मामले पर ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं दरअसल इस हत्याकांड से जुड़ी हुई ये तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जिसमें जो असल तस्वीर है जब ये पूरी घटना हुई, जब ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या की गई। उसके बाद इस घटना की जांच की जा रही है और इसी के तहत पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी प्रयागराज से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वेश, रिक्रिएट किया गया सीन को, चूंकि सब कुछ तो कैमरे के सामने हुआ, अभी क्या कुछ जानने का प्रयास किया जा रहा है? ये रिक्रिएशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, रिक्रिएशन का मतलब यह है कि जो विवेचना मिली है एसआईटी को, एसआईटी के अफसर घटना के वक्त मौजूद नहीं थे। फॉरेंसिक टीम लखनऊ की आई थी, उसके डायरेक्टर एफएसएल के सुधीर कुमार थे और एके श्रीवास्तव जो फॉरेंसिक इंचार्ज है, दोनों लोग थे। और यहाँ पर एक बार फिर से क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है। कैसे हमलावर आए थे, कैसे माफिया अतीक अहमद और अशरफ को प्रिजन वैन से उतारकर मेडिकल के लिए अंदर ले जाया जा रहा था, वहां पर जिस तरह से गोली मारी गई थी, उस पूरे सीन को एक बार से रिक्रिएट किया गया। उसकी वीडियोग्राफी कराई गई है, फोटोग्राफी कराई गई है और इसकी रिपोर्ट विधिवत अब एसआईटी को एफएसएल टीम सौंपेगी, जिसके बाद एसआईटी अपनी जांच में, विवेचना में इन तथ्यों को शामिल करेगी और विवेचना को आगे बढ़ाएगी। क्योंकि जो एसआईटी के अधिकारी हैं वो घटना के वक्त मौजूद नहीं थे, इसलिए रिक्रिएशन बहुत जरूरी होता है किसी भी क्राइम सीन को जानने के लिए और उसी के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है। जी सर्वेश, जो हमलावर थे उन्हें पकड़ने का भी पूरा सीन रिक्रिएट किया गया? निश्चित तौर पर ये सीन पूरा जो है उसी तरह से किया गया। दो व्यक्तियों को अतीक अहमद और अशरफ बनाया गया था, उनसे फिर मीडिया कर्मी बनकर पूछताछ शुरू हुई और उसके बाद फायरिंग नहीं हुई लेकिन गन से उनको मारने की एक्टिंग की गई और उसके बाद अतीक और अशरफ बने व्यक्ति गिर गए जमीन पर और उसके बाद हमलावर अपने अपने पिस्टल छोड़कर पीछे भागे और उनको पुलिस ने जिस तरह से घटना के वक्त पकड़ा था उसी तरह से ठीक पकड़कर दिखाया और पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया और इसकी वीडियोग्राफी कराई गई और फॉरेंसिक टीम ने वो स्थल का, घटना स्थल का मेजरमेंट भी किया है कि वैन को कितनी दूर पर रोका गया था और कहाँ कितनी दूर पैदल अतीक अहमद को, अशरफ को लाया गया था, जहां पर ये घटना हुई थी उसकी दूरी कितनी थी और आसपास वहाँ मेडिकल इमरजेंसी से कितनी दूरी थी। इन तमाम तथ्यों की जानकारी ली है फॉरेंसिक टीम ने और अब अपनी विस्तृत रिपोर्ट बनाकर जो जांच कर रही है मामले की एसआईटी सतीश चंद्र एडीसीपी की अध्यक्षता में, उनको ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जी सर्वेश, ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर, खेत में रखे गेहूं में आग लगने का मामला। 4 बीघा कटा हुआ गेहूं की फसल वहां रखी हुई थी जो कि जलकर पूरी तरह से राख हो गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही थी और इस दौरान कुछ तस्वीरें सामने आई। हालांकि आग कैसे लगी, क्या कोई कारण इसके पीछे रहा, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। आपको बता दें, मुरैना से तस्वीरें सामने आई जहां खेत में रखे गेहूं की फसल जलकर स्वाहा हो गई और 4 बीघा कटा हुआ गेहूं यहां पर काट कर रखा गया था और आग कैसे लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। और हालांकि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को और आगे बढ़ने से रोक दिया, लेकिन जो 4 बीघा की गेहूं की फसल काट कर यहां पर रखी गई थी वो पूरी तरह से स्वाहा हो गई इस अग्नि में। और मुरैना से तस्वीरें सामने आई जहां पर खेत में गेहूं की फसल में आग लगने का मामला सामने आया था। 4 बीघा कटा हुआ गेहूं जो कि 4 बीघा पर लगा हुआ था यहां पर इकट्ठा करके रखा गया था। कारण अभी तक पता नहीं चल पाया आग लगने का। और सिंगरौली से बड़ी खबर, अमेलिया के जंगल में आग लगी हुई है। 2 दिन से अमेलिया का जंगल जल रहा है। बेशकीमती लकड़ियों के यहां पर जलने की जानकारी मिल रही है और अमूल्य जो प्राकृतिक धरोहर है वो जलना शुरू हो चुकी है। गर्मी शुरू होते ही आग लगने का सिलसिला भी बढ़ चला है। सूचना के बाद भी वन विभाग अभी नहीं जागा, आग बुझाने का कोई प्रबंध यहां नहीं किया गया। राज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राज, चूंकि बेशकीमती ये लकड़ियां हैं और वन्य संपदा तो अमूल्य ही समझो, लेकिन ये आग क्यों नहीं बुझ पा रही है? कहां है वन विभाग?
देखिए अभी तक ये 2 दिन लगभग गुजर चुके हैं। 2 दिनों से ये जो अमेलिया का पूरा जंगल है और काफी बड़ा जंगल है ये, तो इसमें आग लगी हुई है, लेकिन अभी तक वन विभाग की तरफ से किसी भी तरह से कोई मूवमेंट समझ में नहीं आया कि वन विभाग किसी भी तरह से इस आग को बुझाने का प्रयास कर रहा है। जो वन विभाग के अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि छोटे इलाके में आग लगी है, अपने आप बुझ जाएगी। तो ये बिल्कुल गैर जिम्मेदार तरीके से ये बात कर रहे हैं कि अपने आप बुझ जाएगी, लेकिन आग है कि बुझने का नाम नहीं ले रही है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये काफी महत्वपूर्ण है ये जंगल लकड़ियों के लिहाज से, क्योंकि सरई जो एक लकड़ियों की एक वो है, तो सरई के पूरा जंगल है, सरई के बहुतायत मात्रा में यहाँ पे पेड़ हैं, तो उन पेड़ों के पेड़ लगातार झुलस रहे हैं, खराब हो रहे हैं। बावजूद इसके अभी तक किसी भी तरह से इस आग बुझाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। और जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि ये आग लगातार बढ़ रही है, क्योंकि अभी यहाँ तेज धूप है, किसी भी तरह से मौसम कोई ठंडा नहीं है, तेज धूप है, तो इस लिहाज से आग लगातार बढ़ भी रही है। जी बिल्कुल राज, और काफ़ी नुकसान ये वन्य संपदा का हो रहा है। इस पर बहुत जल्द काम करने की आवश्यकता है, बहुत जल्द इस पर काबू पाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और गुजरात से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अरावली में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने का मामला, और आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि इस आगजनी में क्या कोई जनहानि या हताहत होने की जानकारी अभी तक हालांकि नहीं मिली है। इस पर और डिटेल्स जानने का प्रयास करेंगे। ये अरावली से पूरा मामला सामने आया, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में आग लगी है और आग लगने के बाद अफरा तफरी यहां मच गई। आग बुझाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। बारूद होने की वजह से यहां पर आप देखिए कि जो धमाके हैं वो हो रहे हैं निश्चित अंतराल पर, और काला स्याह धुएं का गुबार उठता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। गुजरात से तस्वीर सामने आई, जहां अरावली में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सीहोर में स्वीकार करते हुए सबको चौंका दिया कि कांग्रेस का संगठन अच्छी हालत में नहीं है। कांग्रेस के संगठन की हालत अच्छी नहीं है। दरअसल मध्य प्रदेश में विपक्ष में बैठी कांग्रेस विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां कर रही है और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में लगी हुई है। ऐसे में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को उज्जैन, शाजापुर, आगर मालवा समेत सीहोर की जवाबदेही जिम्मेदारी सौंपी गई। सीहोर के यशराज गार्डन में उन्होंने बूथ प्रभारियों और मंडलम के सदस्यों की बैठक को लेकर एकजुट हो जाने का आह्वान किया और तभी ऐसा बयान दिया। हमें स्वीकार करने में कहीं एतराज नहीं है कि हमारा कांग्रेस पार्टी का संगठन जैसा होना चाहिए वो नहीं है। ये भी हमको एतराज नहीं है, हमको मानने में एतराज नहीं होना चाहिए। एतराज तो है लेकिन मानने से एतराज नहीं होना चाहिए कि हमारा जो इलेक्शन मैनेजमेंट है आखिरी पोलिंग के दिन का, उसमें भी भारी कमी रहती है। वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के इस बयान पर पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा संगठन कमजोर है, आप पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा बूथ मैनेजमेंट हमारा कमजोर है। हमारा मुकाबला केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है, ये हमें याद रखना है। और हमारा संगठन मजबूत हो गया और मजबूती की ओर जा रहा है। बूथ लेवल तक हम अपना संगठन बना रहे हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि सबसे भारी बूथ प्रभारी, और हम उसका मुकाबला करेंगे। दिग्विजय सिंह के कांग्रेस संगठन को कमजोर बताने पर बीजेपी तंज कस रही है कांग्रेस पर। बीजेपी का क्या रिएक्शन है इस पर वो भी देखिए। हमें बड़े बड़े करते हैं, अब की बार हमारी सरकार संगठन तो संभाल नहीं पा रहे। दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि हमारा संगठन कमजोर है, कमलनाथ जी कहते हैं हमारा बूथ मैनेजमेंट कमजोर है। तो जब सब कुछ ही कमजोर है, आप खुद कमजोर हो, तो सरकार कहां से बनेगी? ये सपने झूठे देखते रहते हैं सिर्फ ट्विटर पर, अवश्यम भावी, और उनको भी चुनौती दी जा रही। तो ये ट्विटर, होर्डिंग और पंचांग की सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं। जमीन पर इनकी स्थिति खराब है, अपना संगठन तो चला नहीं पा रहे, सरकार क्या चलाएंगे? और भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीयू में कुर्की नोटिस मामले में नोटिस को लेकर बोले बीयू कुलपति एसके जैन। भोपाल जिला कोर्ट ने 12 लाख का भुगतान करने का समय दिया है। दरअसल 16 अगस्त तक का समय विश्वविद्यालय को दिया गया है। पेशी के पहले ही कुर्की का नोटिस,
चस्पा कर दिया गया। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने भी हाईकोर्ट में याचिका लगाई हुई है। दरअसल कुर्की के नोटिस के सामने आने के बाद ये पूरी डिटेल्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीयू में कुर्की नोटिस मामले को लेकर कुलपति एसके जैन ने कहा, भोपाल जिला कोर्ट ने 12 लाख का भुगतान करने का समय दिया है। 16 अगस्त तक विश्वविद्यालय को समय दिया गया है और पेशी के पहले ही कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने भी हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। और अब तक आप जो जीता वही सिकंदर मुहावरा पढ़ते आए हैं, बोलते आए हैं, लेकिन अब इस मुहावरे को बदलने की शुरुआत हो गई है। दरअसल उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय से जहां के कुलपति ने यह पहल की, उन्होंने इस पर बात करते हुए यह बताया कि हमारे देश और देश के युवाओं के लिए सिकंदर आइकॉन नहीं हो सकता, सम्राट विक्रमादित्य हमारे आइकॉन हैं। इसलिए अब विश्वविद्यालय में जो जीता वही सिकंदर नहीं चलेगा, युवाओं को सम्राट विक्रमादित्य का पाठ पढ़ाया जाएगा। विद्यालय महान सम्राट विक्रमादित्य के नाम पे स्थापित हुआ है। यहाँ पे बच्चों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि विक्रमादित्य का क्या गौरवशाली इतिहास रहा उनका। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुंछ इलाके में सेना के वाहन में आग लगने का मामला। आग की चपेट में आने से 3 जवान शहीद हो गए, कुछ जवानों की घायल होने की भी जानकारी मिली है। एक दुखद खबर, बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर से, पुंछ इलाके में सेना के वाहन में आग कैसे लगी अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया। इस आग की चपेट में आने से 3 जवान शहीद हो गए। और अब बढ़ते आगे 25 सेकंड्स में खबरों पर नजर।